गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो भौतिक पाठ है, यानी चैप्टर नंबर आज 11 और 12 का दोनों चैप्टर इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो मैंने बता दिए 3-3 पार्ट में। अगर आपने नहीं देखे तो प्ले स्टोर में जाके देख लेना, वहाँ पर 3 पार्ट में आपको वीडियोस दी हुई है, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, तो उस क्वेश्चंस को ज़रूर देख लेना। उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज भी बता रही हूँ। आज जो है ये फिजिक्स पार्ट का दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे। उसके बाद बायोलॉजी पार्ट का 2 चैप्टर आपका कवर हो चुका है, उन्हें भी देख लेना। एंड आज एक ही वीडियो में 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। उसके बाद शाम को फिर आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है इसका 2 चैप्टर जो केमिस्ट्री पार्ट से है, 3 चैप्टर और चैप्टर नंबर 4, ठीक है, बहुत जल्द मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना दोस्तों को मत भूलना। एंड गाइस अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। सो आज हम करेंगे भौतिक पाठ का 11 चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा। उसके बाद जस्ट इसी वीडियो में मिलने वाला है आपका चैप्टर नंबर 12 यानी कि साउंड यानी ध्वनि से पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहले हम अति लघु प्रश्नोत्तर की ओर आते हैं जो 2 नंबर 3 नंबर मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर क्या क्या कार्य क्या हो जाएगा। देखिए विस्थापन क्या है, देखिए कार्य क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कार्य बराबर F इंटू एस होता है, लेकिन हमें पहले ही बताया है विस्थापन 0 है, यानी S इज इक्वल टू 0 है। तो F इंटू एस के जगह पर हम 0 रखेंगे तो पूरा कार्य इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 जूल। तो यही हमारा आंसर भी होगा फाइनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से उसी तरह हमें बोला 2 नंबर क्वेश्चन में बोला यदि वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है तो क्या गया कार्य क्या होगा। यहाँ पर F इज इक्वल टू 0 दिया है और S हमें नहीं दिया है, S कुछ नहीं दिया है, पर हमें कार्य भी निकालना है क्या हो जाएगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्य इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू एस, यही हम जानते हैं। F का मान 0, S का कुछ नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे S 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें जो किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही आंसर क्या करना है, बनाना है, जो 2 मार्क्स से आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है तीसरा 3rd नंबर क्वेश्चन से बोला किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु जो 2 मीटर विस्थापित हो रहा है, तो कार्य बताओ क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें बल दिया है यानी कि फोर्स दिया है 5 न्यूटन, ठीक, और हमें विस्थापन यानी S दिया है 2 मीटर जो बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, W यानी कि कार्य निकालना है। कार्य W इज इक्वल टू हम जानते हैं F इंटू एस होता है। F का मान कितना है 5 और S का मान 2 है, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 5 देना 10 यानी 10 जूल कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। कितना जूल, 10 जूल। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे ये 10 जूल, NM का मतलब जूल ही होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाए। उसके बाद आगे हमें क्या बोला है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो किलो वाट घंटा होता है, ठीक है, यानी कि किलो वाट घंटा होता है इसका व्यवसाय, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला कार्य की परिभाषा करो। कार्य की परिभाषा क्या हो सकती है, तो आंसर हो जाए किसी पिंड पर किया गया कार्य, उस पिंड पर बल यानी उस पिंड पर लगाए गए बल के परिणाम एवं बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, अर्थात 1 जूल 1 न्यूटन मीटर। यानी कि यहाँ पर वही चीज़ ना बोला किसी पिंड पर किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल एवं बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के दोनों को अगर आपस में गुणनफल करेंगे तो उसी को क्या कहा जाता है, कार्य। क्योंकि हम तो जानते हैं W इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी कि किसी पिंड पर किया गया कार्य, उसके द्वारा लगाया गया बल और उस बल द्वारा लगाए गए बल की दिशा में जो कुछ दूरी जो विस्थापित हुआ, इन दोनों के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, कार्य। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कार्य कैसा मात्रक जूल होता है, याद रखेंगे, ठीक। और यहाँ पर जैसे 1 न्यूटन यानी बल का 1 न्यूटन और विस्थापन का 1 मीटर, ये न्यूटन मीटर यानी 1 न्यूटन मीटर को ही जूल के बराबर यानी 1 जूल के बराबर माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम सब कब कहते हैं कि कार्य क्या किया, हम कब कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा क्या किया जो है कार्य हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है और वस्तु जो है वो विस्थापित हो जाता है, तभी हम कहेंगे क्या हुआ है, कार्य हुआ है। साइंस का कुछ टेढ़े मेढ़े मतलब कुछ अलग ही क्वेश्चन आता है। जैसे कि मान के चले ये बड़ा सा पत्थर है, इसमें आप ना अपने जोर शोर से क्या कर रहे हो, उसको धक्का दे रहे हो, ठीक है, ये धक्का दे रहे हो, और ये वस्तु ये जो पत्थर है ये टस से मस नहीं हो रहा, वो जहाँ था वहीं पे अब भी खड़ा है। तो विज्ञान कहता है कि आपने जितना भी कोशिश करा वो बेकार है, क्योंकि आपने कुछ काम किया ही नहीं है।
और आपने पसीने पसीने हो गए बट आपने काम नहीं किया, ये विज्ञान के आधार पर अगर देखा जाए तो ये होता है, कार्य तो नहीं हुआ। अगर इसी पत्थर को अगर आप मतलब कि मान के चलिए इस पत्थर को इस पत्थर की जगह हमने छोटा सा एक क्या ले लिया, पत्थर ले लिया, और आपने इसमें बल लगाया और ये पत्थर यहाँ तक आ गया, तो आपने बल भी लगाया और कुछ दूरी भी आपने इससे विस्थापित कर दिया, यानी कुछ दूरी तक इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तब कहा जाता है विज्ञान के आधार पर कि आपने कार्य किया है। अदरवाइज आप दीवार मान लें आप धक्का दे रहे हो 2-3 दिन से और दीवार में कुछ जो है परिवर्तन नहीं हुआ, जहाँ था वैसे ही है, तो विज्ञान कहता है कि आपने कोई काम नहीं किया। तो हम तब काम कब कहेंगे? तो वही चीज़ यहाँ पर दी है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं और वस्तु जो है ज़रा सा हट जाता है, तो हम कह सकते हैं उस टाइम कि हमने कार्य किया है। या फिर वस्तु विस्थापित हो जाती है तो कहा जाता है कि कार्य किया गया है। तो यही है विज्ञान के कुछ अजीबो गरीबो क्या मतलब डिफिनेशन, यानी कि अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो और वस्तु विस्थापित हो जाता है तो विज्ञान कहता है कि आपने काम किया है और आपने दिन रात मेहनत करके उस वस्तु को धक्का देने या कोई चीज़ को करने में आप टाइम लगा देते हो और उसमें बल भी लगा देते हो, लेकिन वस्तु का टस से मस नहीं होना, तो ये विज्ञान कहता है कि आपने कुछ काम नहीं किया। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। आगे शक्ति क्या है, तो आंसर हो जाएगा कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को ही शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। आगे यहाँ पर बोला है औसत शक्ति को परिभाषित करें, तो औसत शक्ति क्या है, तो हम कह सकते हैं कुल उपयोग की गई ऊर्जा तथा कुल समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। जितना भी ऊर्जा लगा और जितने समय लगा, अगर उन दोनों के कुल को अगर हम अनुपात में करेंगे यानी भाग करेंगे, सो हो जाएगा वो औसत शक्ति, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला है एक अश्व शक्ति यानी एचपी, एचपी मतलब हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं, तो एक हॉर्स पावर यानी कि 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला है कि 10 किलोमीटर घंटा तथा जूल में क्या संबंध है, तो 10 किलोवाट घंटा नहीं, 10 किलोवाट घंटा और जूल में क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 किलो वाट आवर ये कितने बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, जो एक दूसरे के संबंध को स्थापित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या बोला है कि जब आप साइकिल चलाते हो तो कौन से ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो यानी जब हम साइकिल चलाते हैं तो उस टाइम कौन सा ऊर्जा जो है रूपांतरित होता है, तो आंसर हो जाएगा जब हम साइकिल चलाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा से मांसपेशियां ऊर्जा तथा मांसपेशीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यानी कि क्या क्या ऊर्जा में आया, सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा आपने किस में ट्रांसफ़र किया, मांसपेशीय ऊर्जा, फिर मांसपेशीय ऊर्जा जो है ये किस में बदल गया, यांत्रिक ऊर्जा में। तो इस तरह हम कह सकते हैं जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस तरह ऊर्जा का परिवर्तन होता रहता है। आगे यहाँ पर बोला है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या होता है, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए 1/2 mv² होता है, ठीक है। और ये फार्मूला कैसे निकला है वो सारी चीज़ें आपकी जो है डिस्कस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो 3 पार्ट को ज़रूर देख लेना। मैं आपको एकदम दिल से क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ उन्हें देख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है ये यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो प्लीज़ उन्हें देख लेना, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला है एक बैटरी बल्ब जलती है, एक बैटरी बल्ब जो है वो जल रही है यानी जलती है। इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा का परिवर्तन का वर्णन करें, जो इस प्रक्रम में जो भी हुआ यानी उस ऊर्जा के परिवर्तन का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, पहले बैटरी की रासायनिक ऊर्जा थी, रासायनिक ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होती है, फिर पुनः विद्युत ऊर्जा जो है वो ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कैसे, मान लिया उस बैटरी में रासायनिक पदार्थ मिला हुआ है, एसिड ओसिड मिला हुआ है जो रासायनिक है, और वो चीज़ क्या हुआ, वो चीज़ आपका विद्युत यानी कि ये मान लिया बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है, और ये जलने लगी, जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। तो बल्ब जब जलने लगी तो क्या यहाँ से जो है वो बल्ब गर्म हुआ कि नहीं हुआ, ऑफकोर्स हुआ, बिल्कुल हुआ। तो वो विद्युत ऊर्जा फिर से किस में बदला, ताप ऊर्जा यानी कि ऊष्मा हमें प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि जब विद्युत जलती है, विद्युत बल्ब जलती है तो विद्युत वो ताप
क्वेश्चन से यहाँ पर बोला 1 किलोवाट से आपका क्या तात्पर्य, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलोवाट के किसी विद्युतीय उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग करने में खर्च होती है उसी को 1 किलोवाट कहा जाता है, 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है। ठीक है, आगे गतिज ऊर्जा के 3 उदाहरण दे। गतिज ऊर्जा आप कैसे कहोगे ये गतिज ऊर्जा हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल हमें बताओ कि क्या इसमें हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा आंसर सेटिस्फाइज हो रहा है या नहीं। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मतलब बहती हुई हवा, ये गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी, ये भी गतिज ऊर्जा है। गतिशील कार, ये भी आपका गतिज ऊर्जा है। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल जो हमने दिए, इसमें आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, दौड़ते हुए लड़का या फिर चलती हुई, इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, उड़ती हुई पंछी, ये सब गतिज ऊर्जा है। आगे यहाँ पर बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण दे। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कैसे, धनुष की तनित डोरी पर रखा तीर जो रखा धनुष के तनित डोरी पर, तो वो आपका स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर बोला संपीड़ित कमनी, ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। और तीसरा है गोलघर पर बैठा हुआ बालक। मान लिया वो गोलघर पर बैठा है वो बालक, क्या वो बैठा हुआ है सिर्फ, क्या वो चल तो नहीं रहा है ना, क्या वो चल रहा है, नहीं, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है ये सब। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा अंक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मैथ्स टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर बोला एक कुली, एक कुली तो आप जानते होंगे, कुली नंबर 1 आप मूवी भी देखे हैं। ठीक है, तो कुली वही होते हैं जो स्टेशन पर होते हैं, रेलवे स्टेशन पर, और किसी की और सामानों को ढोते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक कुली जो है 15 kg बोझ धरती से ऊपर, यानी ये कुली है। ठीक है, और 15 kg यहाँ पर जो है वो धरती से ऊपर में ही है, अपना सर पर रखा है, मतलब धरती के ऊपर वो कितना मीटर ऊपर में रखा होगा, तो 1.5 मीटर। ठीक है, इतना ऊपर में रखा है, 5 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस बोझ का द्रव्यमान क्या है, यानी स्मॉल m कितना है, 15 kg है। और इसमें विस्थापन, यानी कि विस्थापन उसको कहेंगे जो कितने दूरी पर है वो चीज़ें, तो S इसी को मानेंगे 1.5 मीटर पर। अब उसके द्वारा क्या गया कार्य, यानी W इक्वल टू हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं F इंटू एस, और F बराबर हम जानते हैं mg होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर F की जगह पर mg रखेंगे, और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 15 kg है। तो 15, और यहाँ पर हम कह सकते हैं जी फोर यानी कि यहाँ पर 15 गुना जी, यानी एम जी का मान कितना, 15 गुना 10, और यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन कितना है, 1.5 है। तो अब इन सभी को गुना करोगे, यानी कि हम इसको अगर ऐसे करेंगे, 10 हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, तो इससे इसको कट करेंगे, 15 गुना 15 को गुना करेंगे तो 225 जूल हो जाएगा। यानी कि उसके द्वारा क्या गया, यानी कुली द्वारा बोझे पर क्या गया कार्य, कितने होंगे, 225 जूल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर जैसे हमें बोला है बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लग रहा है। तो जब बैल से खेत जोत दी जाती है, तो एक बैल से तो नहीं ना, 2 बैल से, तो उसमें उस हल पर जो बल लगाया जाता है वो कितना 140 है। अगर जोता गया खेत 15 मीटर है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य क्या करना पड़ा, तो कार्य यहाँ पे बताना है। और हमें ये भी दिया है कि उस खेत की लंबाई यानी कि विस्थापन कितना है, 15 मीटर है। तो हमें क्या करना है, बेलों द्वारा, यानी दोनों बेलों द्वारा लगाया गया बल यानी 140 न्यूटन है, और जोता गया खेत की लंबाई जो है वो कितना है, 15 मीटर है, और इसी को विस्थापन हमको मानना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, किया गया कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुना विस्थापन। एंड गैस यहाँ पर ध्यान रखना, बल जो है वो दोनों बेल मिलके 140 न्यूटन लगाता है, और उस खेत की लंबाई जो है वो 15 मीटर है, यानी इसी को विस्थापन माना जाता है। अगर आप 140 और 15 को गुना करते हो तो 2100 जूल जो है किया गया कार्य, मतलब इस खेत को जोतने में कितना जूल लगाया गया है, 2100 जूल जो है लगाया गया है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस आगे की ओर स्किप करते हैं। दूसरा यहाँ पर बोला है यदि किसी कार का द्रव्यमान, यानी किसी कार का द्रव्यमान कितना है, 1500 kg है। ये गाइस ये क्वेश्चंस मैंने पार्ट में भी डिस्कस किया है, और अभी भी मैं बताऊंगी, यहाँ पर ऐसे नहीं कि नहीं बताऊंगी, वो बताऊंगी। तो उसके वेग जो है वो कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा दिया गया। तो कार द्वारा किया गया कार्य कितना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो उस कार का द्रव्यमान है उसको यानी स्मॉल m से सूचित करना है, जो 1500 kg है उस कार का।
इसमें प्रारंभिक वेग कितना से चल रहा था, 30 किलोमीटर पर आवर। हमें 30 किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर और पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम है 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इसको चेंज करेंगे और 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड होता है। तो हम इसको लिखते हैं 60 गुना 60, हमें आसान होने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो 30 किलोमीटर है इसको हमें कन्वर्ट करना है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है 30 गुना 1000 और नीचे हो जाएगा घंटा 60 गुना 60। तो अगर आप इस जीरो से इस जीरो और इस जीरो से इस जीरो कट करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा ये दो, मतलब कि 6×5 यहाँ से कुल मिला के आपका हो जाएगा। और इससे इसको कट करेंगे 5 बार में तो हो जाएगा आपका 5×5 = 25 और नीचे बचेगा आपका 3, यानी 25/3 मीटर पर सेकंड हो गया आपका प्रारंभिक वेग, यानी जिसको यू से सूचित करते हैं। इसी प्रकार हमें इसका अंतिम वेग भी निकालना है, यानी v 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपका आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एंड आपको क्या करना है यहाँ पर, इसीलिए हमें कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालना है। तो कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। तो b नहीं, हमें b के जगह हमें क्या करना है u², क्योंकि प्रारंभिक तो हमने u² माना है। तो 1/2 और m यानी कार की वजन कितनी थी 1500 kg और इसमें हाफ mv यानी कि कितना था, यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा प्रारंभिक था वो 25 कितना था 3 और इसका हमें स्क्वायर करना। सो इन सभी को गुना करने के बाद आपका इतना जूल आएगा, ठीक है। यानी कि 15,000, यानी कि यहाँ पर 1,56,250 जूल बटे मतलब 250/3 जूल हो जाएगा। उसी तरह हमें अंतिम गतिज ऊर्जा निकालना, अंतिम वेग का गतिज ऊर्जा था हाफ mv²। तो यहाँ पर हाफ और 1500 यहाँ 50/3 का स्क्वायर हो जाएगा और आपका यहाँ पर हो जाएगा 6,25,000/3 जूल हो जाएगा आपका अंतिम वेग का गतिज ऊर्जा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो किया गया कार्य है, जो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे यहाँ पर दिया है 2,25,000/3 में से माइनस करोगे कितना 1,56,250, ठीक है। अब आपको क्या करना है 3 से इसको भी करना है। उसके बाद आप नीचे माइनस करोगे तो यहाँ पर कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा, माइनस करने पर आपका फाइनली आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इससे इसको कट करने के बाद आपका हो जाएगा इतना, यानी 1,56,250 जूल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंची तक उठाया जाता है तो इस वस्तु पर विद्यमान ऊर्जा परिकलन करें। तो यहाँ पर g का मान आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। सो सबसे पहले वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और विस्थापन यानी ऊंचाई इसकी 10 मीटर है एंड हमें गुरुत्व त्वरण यानी स्मॉल g का मान हमें दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम क्या जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh और m का मान 10 और g का हमने यहाँ पर हमें दिया हुआ है और 6 हो जाएगा। इन सभी को गुना करने पर यानी कि आप इसको हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 98 और 6 को गुना करोगे, गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 588 जूल। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर कितना हो जाएगा 588 जूल। वैसे आपको जी का मान हमेशा दिया हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला एक विद्युत हीटर जिसकी शक्ति जो है वो यानी कि 600 कितना है वाट है, प्रतिदिन 3 घंटे उपयोग किया जाता है। फिर 30 दिन में मतलब यानी कि यहाँ पर बोला उपभुक्त ऊर्जा यूनिटों में ज्ञात करो। सो सबसे पहले यहाँ पर विद्युत हीटर की शक्ति जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 600 वाट है और प्रतिदिन यानी उपयोग किए गए समय 3 घंटे यानी टाइमिंग जो है वो 3 घंटे दिया है यानी 3 आवर दिया है। तो 30 दिन में उपभुक्त ऊर्जा यानी हमें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक दिन में हमें दिया 3 घंटे यानी कि एक दिन में 3 घंटे प्रयोग हो रहा है और वो विद्युत शक्ति जो है वो 600 है। सो आपको क्या करना है यहाँ पर शक्ति और लिया गया समय, शक्ति कितना है, सो यहाँ पर कितना वाट दिया हुआ है, ये 3 नहीं यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 गुना 3 और 3 अच्छा सॉरी यहाँ पर, तो इन सभी को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000, ठीक है। वाट घंटा हो जाएगा। इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा 54 यूनिट, ठीक है। लास्ट में आगे उसी तरह देखेंगे यहाँ पर 600 वाट यानी कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिटों में परिकलित करें यानी एक दिन में बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम विद्युत बल्ब की शक्ति
और यहाँ पे 60 वाट दिया है। अगर इसको किलोवाट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 60 को निकालोगे तो इसको कितना से डिवाइड करना है, ये से करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 0.06 किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें टाइमिंग दिया है कितना, टाइमिंग दिया है 6 घंटे एक दिन में। तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुना लिया गया समय, और यहाँ पर हमें दिया है शक्ति कितना 0.06 इंटू 10 यानी कि इंटू लिया गया समय यानी 6 घंटे। अब इसको इसके साथ गुना करोगे तो कुल मिला के आपका किलोवाट को यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 0.36 यूनिट हो जाएगी। बल्ब द्वारा 36 यूनिट जो है हर दिन खर्च होती है, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह आपको यहाँ पर 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल उसके वेग 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित हो जाता है, तो बल द्वारा क्या किया गया कार्य परिकलन करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है तो द्रव्यमान मान लेना। आरंभिक वेग कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड, तो ऑलरेडी बदला हुआ है तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, और अंतिम वेग 2 मीटर पर सेकंड है। तो कार्य यानी कि कार्य ऊर्जा क्या हो जाएगा W=K2, यानी इससे हमें इसको माइनस करना है। सो इसका मान होता है यानी गतिज ऊर्जा ½ mv² माइनस ½ mu², और बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है ½ mv², ½ m², ½ m यानी कि m बोल सकते दोनों में है, और यहाँ हो जाएगा v² माइनस u²। तो v² का मान 5 और 5 × 5 = 25 हो जाएगा, u यानी 4 और 4 × 16 हो जाएगा यानी 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर अंतिम वेग कितना दिया है, अंतिम वेग हमें 2 दिया है और प्रारंभिक वेग 25 दिया है। सो आपको करना है, इससे इसको कट करेंगे तो 10 ही होगा, और 2 दूनी 4 में से 25 माइनस करोगे तो कुल मिला के आपका 19 आ जाएगा, 21 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 21 और ये जो 10 है यानी 10 गुना माइनस 21 को आप गुना करोगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 210, वो भी माइनस में। तो जूल कितना हो जाएगा यहाँ पर 210 माइनस में हो जाएगा जूल। ठीक है, उसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें खर्च हो गई है, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी, इसी ऊर्जा को जूल में कन्वर्ट करना है। सो पूरे महीने के दौरान कुल ऊर्जा खपत जो वो कितना है 250 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा, तो इतना यूनिट बराबर कितना किलोवाट घंटा होगा 250 किलोवाट घंटा होगा। और हमें मालूम है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं 36 लाख होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इतना का कितना हो जाएगा, इनसे गुना करोगे तो कुल मिला के उस घर में जो है कितना जूल खर्च हो गया, 9 × 10⁸ जूल जो है उस घर में खर्च हो चुकी है। दीर्घ प्रश्न उत्तर, यहाँ पर क्या बोला, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा को परिभाषित करें और प्रत्येक का ऐसा मात्रक भी लिखना है। तो सबसे पहले कार्य, जब किसी पिंड पर लगाया गया बल लगाया जाता है तो उस पिंड पर बल की दिशा में स्थान परिवर्तन होता है, तो क्या गया बल द्वारा किया गया कार्य ही कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुना विस्थापन, और कार्य का मीटर न्यूटन मीटर होता है, कार्य का मात्रक जो न्यूटन मीटर यानी nm, और इसी को कहा जाता है जूल। 1 न्यूटन मीटर = 1 जूल होता है। उसके बाद आता है शक्ति, यानी कि कार्य करने की दर यानी कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति कहा जाता है, और यदि टाइमिंग यानी t समय में W कार्य होता है तो शक्ति क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय यानी WT हो जाएगा। और W का हम जानते हैं यानी कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है वो जूल होता है, और या जूल या वाट होता है, या और तो यहाँ पर हम कह सकते हैं न्यूटन जो है प्रति सेकंड हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, या जूल पर सेकंड हो जाएगा। आगे हमें बोला ऊर्जा, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, और कार्य करने की क्षमता, ये दर और क्षमता में याद रखना, क्षमता हो जाएगा आपका जूल यानी कि ऊर्जा, और दर हो जाएगा आपका शक्ति। ठीक है, बाद बाकी दोनों सेम है, लेकिन ऐसा मात्रक ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। आगे हमें बोला स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा थी, इसके लिए एक व्यंजक भी प्राप्त करें स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, सो सबसे पहले देखो स्थितिज ऊर्जा क्या है, पृथ्वी सतह से h मीटर ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करो। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डेफिनेशन बताना, उसके बाद व्यंजक निकालेंगे। सो यहाँ पर क्या स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे पहाड़ पर रखे पत्थर का टुकड़ा या घड़ी की कामनी किसी ऊंचाई पर टंगी मतलब टंकी में एकत्रित पानी, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है स्थितिज ऊर्जा का। उसके बाद यहाँ पर आपको फिगर तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। माना कि m द्रव्यमान यानी m द्रव्यमान वाला
ये जो पत्थर है या भी मान ले घड़ी है, द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है, यहाँ से यहाँ जो है h ऊंचाई पर है परिस्थिति। इस ऊंचाई पर वस्तु का भार जो है वो कितना है, इस वस्तु का भार कितना है, mg है। सो mg है तो नीचे की ओर कार्य कर रही है। मान लिया कोई भी चीज़ें मान के चले आपने सर पे उठा के रखा है, तो ये चीज़ें नीचे की ओर ना भारी, मतलब कि नीचे की ओर आप उसको ऊपर उठाने का चाहते हो, लेकिन ये नीचे की ओर बल जो है कार्य करता है, तो वही चीज़ बोला है यहाँ पर। तो अब इसको कैसे निकालोगे, यानी कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बराबर गुरुत्वाकर्षण के विरोध जो वस्तु को उठाने में किया गया कार्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा बल गुना विस्थापन। इसी को कहा जाता है हाफ mg, यानी कि हाफ mg सॉरी, यहाँ पर बल बराबर क्या होता है mg और यहाँ h हो जाएगा। तो यहाँ पर बल गुना विस्थापन h ऊंचाई पर जो है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करो। सो यहाँ पर है स्थितिज ऊर्जा और इधर है गतिज ऊर्जा, दोनों का अंतर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्थिति अथवा आकार के कारण पिंड में जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गति के चलते मतलब चलते पिंड में कार्य करने की जो क्षमता रहती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद इसका दूसरा है m द्रव्यमान का पिंड यदि h ऊंचाई पर हो तब स्थितिज ऊर्जा mg होगी। और यहाँ पर बोला m द्रव्यमान का पिंड जब v वेग से गतिशील होती है तो मतलब कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। उसके बाद आगे बोला ऊंचाई बदलने पर स्थितिज ऊर्जा बदलती है, और यहाँ पर बोला वेग बदलने पर गतिज ऊर्जा बदलती है। ऊंचाई बदलेगी तो स्थितिज ऊर्जा बदलेगी, इसमें वेग बदलेगा तो गतिज ऊर्जा बदलेगा, दोनों में यही अंतर है। आगे बोला ऊंचाई पर अवस्थित विराम अवस्था के पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। और यहाँ पर बोला है कि ऊंचाई पर अवस्थित गतिशील पिंड में दोनों ऊर्जा रहती है। यहाँ पर केवल क्या बोला, स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे दोनों ऊर्जा होता है। यहाँ पर बोले यह क्रियाशील ऊर्जा नहीं है और यह बोले यह क्रियाशील ऊर्जा है। सो इस तरह आपको क्या करना है, इसका अंतर को स्पष्ट करना। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 की ओर, जो साउंड है यानी ध्वनि की। पहला क्वेश्चन है ध्वनि क्या है, साउंड क्या है। तो आंसर हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा का एक रूप जो हमारे कानों में श्रवण संवेदना या सुनने की जो क्षमता देती है उसी को साउंड कहते हैं, ठीक है। इस तरह आंसर लिखेंगे। दूसरा है यहाँ पर बोला आयाम किसे कहते हैं, तो आयाम क्या है, तो माध्यमान स्थिति से तरंग के महत्व विस्थापन को आयाम कहते हैं। मतलब मीटर होता है। दूसरा प्रतिध्वनि क्या है, ठीक है। यहाँ पे प्रतिध्वनि क्या है, तो किसी अवरोध से टकराकर परिवर्तित ध्वनि को ही प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्वेश्चन दिया है हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की अनुभूति कब तक रहती है, तो आंसर हो जाएगा हमारे मस्तिष्क में, मतलब हमारे दिमाग में ध्वनि की जो अनुभूति है वो कितने समय तक रहता है, तो 0.1 सेकेंड तक रहती है। माइंड में इतना तक सेव रहती है, यानी 0.1 सेकेंड, यानी कि बहुत कम समय, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला तारत्व किससे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा यह वह गुण है जिससे हमारे कान पतले और मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकता है। यानी कि तारत्व जो है वो हमें साउंड को पहचानने में हमारी मदद करती है, जो हमारे कान पर होते हैं। कोई पतला साउंड, कोई मोटा साउंड, कोई तीक्ष्ण, कोई मतलब चिल्लाहट की आवाज़ जो है हमें पहचानने में हमारी सहायता करती हैं। आगे यहाँ पर बोला है कि तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करती हैं, ठीक है। तो आंसर हो एक तो प्रबलता और दूसरा है तारत्व, ठीक है। तो यहाँ पर प्रबलता का पहले देख लेते हैं। ध्वनि प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। तरंग की प्रबलता अधिक ऊर्जा से संबंध रखती है। अधिक ऊर्जा से उत्पादित ध्वनि तो तरंग प्रबल होती है और दूर तक जाती है। उसके बाद आगे है तर्त्व। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होती है उसका तर्त्व उतना ही ज़्यादा होता है। इसका आप ऐसे आंसर करोगे। दूसरा यहाँ पर हमें क्या बोला, 7 नंबर क्वेश्चन से बोला कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है, तो आंसर हो जाएगा कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार इसलिए बनाई जाती है जिससे कि प्रवर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंचाया जा सके, इसीलिए यानी कि कंसर्ट हॉल को वक्राकार ही बनाया जाता है। ओके, आगे यहाँ पर बोला है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य क्यों है। तो आंसर हो जब ध्वनि तरंगे मतलब कि संचरण करती है तो हवा के अनुतरंग के गति की दिशा के अनुदिश गति करती है, इसीलिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर लघु प्रश्न उत्तर में से हमें क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पर बोला है
ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर स्पष्ट करें। तो तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है, दोनों को बताना है। तो यहाँ पर बोला है किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। यानी मतलब कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जो गुजरी वो ध्वनि, उस ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। उसके बाद है प्रबलता। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। और उदाहरण के लिए दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है, परंतु हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक बल यानी प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इनके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। तो ये आंसर करोगे। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पर हमें क्या दिया, तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड यानी कि पश्चात गर्जन सुनाई देते हैं। बात तो सही है, ऐसा क्यों होता है? यानी कि जब मेघ गर्जन होता है तो पहले हमें प्रकाश दिखाई देती है, तब जो है वो गरजता है। तो इसके पीछे का रीजन क्यों है? आखिर दोनों तो साथ में ही होता है, लेकिन सुनाई क्यों मतलब बाद में देती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल हम तो जानते ही है 8 मीटर पर सेकंड होता है, 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो और जबकि ध्वनि की चाल जो वो 332 मीटर पर सेकंड है, जो कि अधिक होता है, अतः कुछ सेकंड बाद हमें सुनाई देती है। ठीक है, गर्जन। सो हम कह सकते हैं बिजली की चमक प्रकाश की चाल से चलकर प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती है, जबकि मेघ गर्जन ध्वनि की चाल से चलकर प्रेक्षक के कानों तक पहुंचती है। तो इसीलिए प्रकाश को पहुंचने में कम समय लेता है और टाइमिंग को यानी कि साउंड को सुनने में ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, सो इस तरह आपको आंसर करना है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर ध्वनि तरंगे के प्रवर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखे। तो ध्वनि तरंगे के प्रवर्तन के 2 उपयोग है। एक तो श्रवण सहायक यंत्र ध्वनि के प्रवर्तन की प्रक्रिया पर ही आधारित है। दूसरा ध्वनि के एक समान वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाला ध्वनि पर परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। उसके बाद है यहाँ पर अश्रव्य और प्राश्रव्य तरंग किससे कहते हैं, दोनों का आंसर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अश्रव्य तरंग, यानी वैसे ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको कहा जाता है अश्रव्य तरंग। और जो प्राश्रव्य तरंग की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी हो सकता है। दिया है कि वैसे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी उसे प्राश्रव्य तरंग कहलाती है। उसके बाद है यहाँ पर मतलब कि अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो आंसर हो जाए ध्वनि की बार बार दीवारों से टकराकर बार बार परावर्तन, जिसके कारण ध्वनि निर्बंध हो जाता है, इसे अनुरणन कहते हैं। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोधक पदार्थ जैसे संप्रेय फाइबर बोर्ड मतलब खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि ध्वनि जो है बार बार गूंजे ना। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला है कि ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है या किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आंसर हो जाएगा किसी ध्वनि की प्रबलता उसकी तीव्रता पर ही निर्भर होती है या उसके आयाम पर निर्भर करती है। ऐसे ध्वनि को जिसमें अधिक ऊर्जा होती है उसे प्रबलता कहा जाता है, उसकी प्रबलता कहा जाता है। जैसे में यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। किन किन कारक पर निर्भर करती है? एक तो आयाम पर, दूसरा ऊर्जा पर, तीसरा तीव्रता पर और चौथा है तरंग के वेग पर। इस पर निर्भर करती हैं। ठीक है, और आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला, किसी तरंग का आवर्तकाल और आवर्ती से आप क्या समझते हो, दोनों के बीच संबंध को लिखें। तो हम कह सकते हैं आवर्तकाल यानी एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। और आवर्ती 1 सेकंड में उत्पन्न दोलनों की संख्या को ही आवर्ती कहा जाता है। आवर्तकाल और आवर्ती में क्या संबंध है? सो यहाँ पर आपको क्या करना, मान लेना। माना किसी दोलन की आवर्ती यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं न्यू है और आवर्तकाल टी है, तो यहाँ पर दोलन उत्पन्न होने में 1 सेकंड का समय लेता है, तो एक दोलन पूर्ण होने में समय कितना लगता है, यानी कि हाफ हो जाए, यानी कि 1/न्यू हो जाएगा सेकंड, तो टाइमिंग इतना हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच के संबंध इस तरह आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर हमें बोला ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि ऊर्जा का एक ही रूप होता है जो सामान्यतः कानों में सुनने की सहानुभूति यानी अनुभूति उत्पन्न करती है। तो ध्वनि विभिन्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है, जैसे प्रहार द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम किसी स्टेनलेस स्टील की चम्मच से एक धातु की प्लेट पर प्रहार कर रहे हैं यानी उसको मार रहे हैं, तो फिर धीरे से प्लेट को छुएं तो हम उनमें से हो रहे कंपन को हम महसूस कर सकते हैं और ध्वनि भी सुन सकते हैं। ये तो आप जानते होंगे। दूसरी खींचने द्वारा जब हम गिटार या सितार या किसी अन्य तंत्री वाद्य के तार यानी खींचते हैं तो उन तारों में कंपन उत्पन्न होती है जिससे हमें साउंड सुनाई देती है यानी ध्वनि सुनाई देती है या उत्पन्न होती है। आगे फूंकने द्वारा, जब हम
मुंह से सीटी बजाते हैं या बांसुरी बजाते हैं तो वायु स्तंभ में उत्पन्न कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। और चौथा है रगड़ द्वारा। तो जब हम अपनी हथेलियाँ रगड़ते हैं तो या फर्श पर रखे टेबल को घसीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई वस्तु ध्वनि तभी उत्पन्न करती है जब उनमें कंपन होगी। कंपन नहीं होगी तो फिर साउंड भी नहीं आएगा। आपको यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर बोला किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति जैसे यहाँ पर दिया 2 के एच जेड है यानी हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है और यह जो है मतलब कि 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर आवृत्ति दिया है 2 के एच और यहाँ पर हमें दिया है हर्ट्ज यानी कि 20 हर्ट्ज के लगभग है। उसके बाद तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा दिया है 35 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ से तरंग यानी कि वेग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। सो इन दोनों को गुना करोगे तो 70 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 700 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और तरंग को 1 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर हो जाएगा दूरी तय करने में लगने वाला समय। तो टाइमिंग कितना हो जाएगा, 700 तो हो गया। अब डबल जीरो को कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15/7 यानी 2.1 सेकंड आ जाएगा। यानी ध्वनि 1.5 किलोमीटर तय करने में कितना सेकंड लगेगा, 2.1 सेकंड समय लेंगी। ठीक है, आगे उसी तरह यहाँ पर बोला है किसी ध्वनि स्रोत से एक 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ एक मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। तो स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुँचने में 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो आवर्ती दिया है यानी जिसको न्यू बोलते हैं वो कितना दिया है 500 हर्ट्ज। उसके बाद आवर्ती यानी कि 1/आवर्त यानी आवर्ती काल 1 बाय टाइमिंग हो जाएगा और 500 हमें दिया है पहले से ही। तो हमें समय ना निकालना है। सो हमें क्या करना है, टाइमिंग निकालना है यानी कि 500 इक्वल टू इधर हो जाएगा 1/t। टी निकालना है तो टी निकालने के लिए हमें क्या करना है 500 को यानी कि 1/, कितना हो जाएगा 500 और इधर हो जाएगा टाइमिंग। अब 500 से 100 को डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 0.002 सेकेंड। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्रोत से दूर पर बैठा व्यक्ति तक क्रमागत संपीड़नों के बीच आवर्तकाल जो है 0.002 सेकेंड समय लेगा। आगे यहाँ पर बोला एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है तो यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, क्या ये श्रव्य होंगे या नहीं। सो सबसे पहले आपको म्यू जो है यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, न्यू कितना दिया हुआ है मतलब कि यहाँ पर 339 मीटर पर सेकेंड है और लैम्डा आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर यानी कि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर 100 से हमें क्या करना है, इसको 1000 से हमें क्या करना है डिवाइड करना है। सो यहाँ पर हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, यहाँ पर 100 से डिवाइड करना होगा 1000 नहीं। देखो यहाँ पर कितना है, 1 मिनट, इसको यहाँ पर देखो 1.5 है ना, इसको 100 से डिवाइड करेंगे और ये दशमलव हटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 0 यानी दशमलव के बाद 1 नंबर है तो कुल मिला के यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको चेंज करोगे तो कुल मिला के इतना हो जाएगा। और n बराबर यहाँ पर कितना दिया है, नहीं दिया, n तो हमें निकालना है। तो इन सभी को गुना करने के बाद आपको आखिरी में 22,600 हर्ट्ज मिलेगा जो ये मानव कान के लिए श्रव्य नहीं है क्योंकि श्रव्यता सीमा अधिकतम 20,000 हर्ट्ज तक होती है जबकि यहाँ पर कितना दिया है 22, इसीलिए ये सुनने की क्षमता यानी श्रव्य नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आपको यानी कि ये बोला है यहाँ पर 4 नंबर्स में बोला किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 के हर्ट्ज तक होता है। इन दो आवृत्तियों के बीच की ध्वनि तरंगे ज्ञात करो जो वायु में ध्वनि का वेग जो है 340 मीटर पर सेकेंड है। सो यहाँ पर आवृत्ति यानी म्यू दिया है यहाँ पर 20 हर्ट्ज, हवा में ध्वनि का वेग जो है वो 344 मीटर पर सेकेंड है। तरंग दैर्घ्य यानी कि हमें निकालना है लैम्डा। तो वेग इसी चूंकि हम जानते हैं वेग बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति होता है एंड यहाँ पर हमें तरंग दैर्घ्य ही निकालना है तो वेग के अपोन में क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो कुल मिला के आपका 17.2 मीटर हो जाएगा आपका लैम्डा। ठीक है, सो ये हो जाएगा फाइनली आंसर। एंड गाइज यहीं तक था आपका 12 चैप्टर का मोस्ट VVI क्वेश्चंस। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आगे के ये वीडियोस पाने के लिए एंड लाइक करना, शेयर करना।